नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ है झूसी नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद नाज से हम बात करेंगे झूसी के विकास के बारे में और इनके योगदान के बारे में। नाज साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक पार्षद के नाते आपके वार्ड में आपकी क्या योगदान रही है और आपका क्या आगे और क्या इरादा है, कैसे विकास करेंगे? जी दरअसल मैं तो 2012 से लगातार मैं सभासद रहा और हमारी एक अपनी सोच रहती है और ये तो हम चाहते हैं कि ये सोच सभी लोगों के अंदर ये रहनी चाहिए कि हम तो वार्ड के अंदर बाउंडेशन कभी करना ही नहीं चाहिए कि हम जिस वार्ड से निर्वाचित हुए हैं हमारा फोकस वहाँ ही होना चाहिए। दरअसल हमारा कार्यालय कैंपस वही है, हमारे कर्मचारी वही हैं, तो उसको वार्डों में ना बांटकर हम सभी वार्डों पे हमारा फोकस हमेशा रहता है। जी अब तो नगर पंचायत समाप्त हो गया है और अब ये आ गया है पार्षदों में, यानी कि नगर निगम में। तो आगे अब क्या अवसर आपको दिखता है, विकास के और अवसर मिलेंगे? जी दरअसल हम तो अभी इसको नगर निगम मानते ही नहीं हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक चुनी हुई संस्था को राजनीतिक भेदभाव के कारण भंग कर दिया गया। हमारा ये मानना है कि हम 5 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो सरकार वह एक संवैधानिक तरीका है, निर्वाचित व्यक्ति हैं, किसी के मेहरबानी से नहीं हुए हैं। हम भी एक इलेक्टेड जो है, हमारा भी एक चुनाव हुआ है, नगर पंचायत भी एक अपनी संस्था है। हमारे ये नहीं समझ में आता कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस विस्तार में राजनीति किया, विस्तार होने के बाद 31 गांव निकाले गए, 31 गांव, और हमारी पूरी टीम निरंतर जो है झूसी नगर पंचायत को हमेशा, ये हमारी नगर पंचायत सन 1872 की नगर पंचायत है और इसका एक इतिहास रहा है, इसकी एक पहचान रही है। हम लोग हमेशा जो भी अध्यक्ष रहे या जो भी निर्वाचित सभासद रहे, हम लोगों ने खास तौर से कुंभ मेला को देखते हुए हम लोगों ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को कभी कोई भी दिक्कत होने नहीं दिया। और दरअसल मेरा क्षेत्र होने के कारण हम लोग जो भी श्रद्धालु आते थे कभी उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं कर। दरअसल हुआ क्या कि जो तेजी नगर पंचायत में दिखाई गई वो तेजी ग्राम सभाओं में नहीं दिखाई गई। उसका कारण ये है कि नगर पंचायत में एक मोटी धनराशि आती है जिसपे नगर निगम का एक निगाह उस पे था। कुछ समय पहले लगभग 4.5 करोड़ रुपए वो हमारी नगर पंचायत का विकास का पैसा वो उन्होंने अपने कर्मचारी को तनख्वाह दे दिया। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मंशा गलत है और मामला अभी विचाराधीन है। 10 को अगली तारीख लगी हुई है, हम लोग कोर्ट में है, तो हम अभी इसको नगर निगम नहीं मानते। हमारी अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल, वह उनके साथ में सभी निर्वाचित सभासद, हम लोग सब लोग अपने अध्यक्ष के साथ में लगे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए बाध्य होंगे। तो अभी आपने बताया कि कुछ गांव को निकाल दिया गया है, जो कि जितनी मेरी जानकारी है कि पिछले परिसीमन में कुछ गांव जोड़े गए थे, तो ये क्या विरोधाभास है? देखिए दरअसल हम लोगों ने 2007 जो अगले जो है कार्यकाल लास्ट जो था, तो श्री राम लखन यादव जी के द्वारा लगभग 3 ग्राम सभाओं को हम लोगों ने नगर पंचायत में जोड़ा था। अब स्थिति ये आई कि नगर निगम ने उससे पहले 8 वार्डों को जोड़ा था। अपने नगर निगम ने उस समय जो है जोड़ा था, उसने 8 जो है वार्डों को निकाल दिया। आज स्थिति आई कि 702 गांव जोड़े गए और जिसमें 75% वो किसानी एरिया है। वहाँ डेवलप क्या होगा? और नगर पंचायत हमारी सुचारू रूप से काम कर रही थी। नगर पंचायत के अंदर आप किसी भी कोने में जाएंगे, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था या शादी घर की व्यवस्था, एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा जो है एक विद्यालय का भी हम लोगों ने जो है पास करवाया था, उसका भी आज तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। वर्तमान कन्या विद्यालय का भी हम लोगों ने, उसका ऑलरेडी पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सरकार दरअसल देखिए, सरकार जो है काम करे, वो जाति और मजहब में लोगों को बांट कर और इस तरीके से राजनीति करना, एक चुनी हुई संस्था को ख़त्म कर देना, तो लोगों के अंदर एक बड़ा गलत संदेश जा रहा है। और अभी एक जो है सभासद एसोसिएशन एक बनी, उस बैनर तले हम लोगों ने जो है एक सभासद जो है मानदेय को लेके हम लोगों ने 7 सूत्री जो है ज्ञापन हम लोगों ने जो है उस बैनर के तले जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन के रूप में पूरे प्रदेश के सभी सभासदों ने, सदस्यों ने दिया है। वो मामला बहुत ही तेजी से चल रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है समस्याएं क्या है?
देखिए समस्याएं क्या है, दरअसल हम लोगों का ये मामला था कि अभी तो हम लोगों का लगभग 2 साल से सभी कार्यकाल बचा हुआ है। हमारा कहने का मेन मकसद ये था कि हम लोगों को पूरा कार्यकाल करने का एक मौका मिलता। जनता का विश्वास था हम पर, जनता पे विश्वास था। हम लोगों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से वादा किया था, हम आपको ये सहूलतें देंगे। आज ये कंडीशन हो गई कि जनता को हम क्या जवाब दें। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। भाई ठीक है, और अभी चुनाव भी नहीं है। चुनाव दरअसल ये चुनाव होना है 2022 में ही होना है। तो जब आप अपना ऊपर सारा काम करते रहते, जब वो वार्डों का गठन है, इसलिए कि नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव साथ ही में होगा। तो यहाँ मामला ये है कि जो नगर पंचायत के अंदर मोटी धनराशि है उस पर नगर निगम का पूरा ध्यान है। और जो है हम लोगों ने जो है अभी बीच में सारी अध्यक्ष के साथ में भी हम लोगों ने मीटिंग किया, और हमारी एक सभासद एसोसिएशन की ओर से भी हम लोगों की बातचीत चल रही है। तो मामला जो है अभी अगले 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को मामला कोर्ट में है। जैसा जो है न्यायालय का फैसला आएगा देखा जाएगा, नहीं आएगा तो उच्च न्यायालय जाएंगे हम लोग। जी, तो अभी आपने विकास की बात की और बात की आपने जनता से किए गए वादों पे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि राजनेता अपनी जनता से वादे करते पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। समस्याएं क्या क्या आती हैं? जी, ये बात हम आपकी मानते हैं, इस पे 100% ये बात तो सच है। दरअसल हम लोगों के जहन में जो भी पार्टियां बनी वो जाति के आधार पे बनी, इसमें कोई गुरेज नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और बड़े स्तर पे, हम तो बहुत छोटे स्तर से, क्योंकि सबसे छोटी श्रेणी में निर्वाचित सभासद या बीडीसी आते हैं, तो हम अपनी बात तो नहीं करते। जो शीर्ष स्तर पे जो लोग हैं, जो बड़ी स्तर पे बड़ी पंचायतों में जो बैठते हैं, उन लोगों ने लोगों के जहन में ऐसी जाति मानसिकता के आधार पर टिकट मिलते हैं। जब जाति मानसिकता के आधार पर अगर टिकट मिलेंगे तो लोगों के अंदर जो है उसी तरीके से होगा। हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है ये कि किसी ब्राह्मण बाहुल एरिया में किसी मुस्लिम जब चुनाव जीत जाए तो उस दिन हम समझेंगे कि देश के अंदर वर्जनल में जो है प्रजातंत्र है। इसलिए कि जाति के आधार पर पार्टी हमारी, तो हम सभी लोगों को एक ही हमाम में सभी लोग नंगे हैं। हम जो कि हमारा ताल्लुकात, मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखता हूं, बशर्ते सही बात कहने में कोई गुरेज नहीं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जातिगत आधार, और जो कि हमारा देश एक सेक्युलर पंथ निरपेक्ष देश है। जी। तो आप क्या मानते हैं आज के क्षेत्रीय समस्याओं को ये पार्टियां कितना समझ पाती हैं, और ये जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति पर ही पड़ी हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, नेताओं का तो एक अपना काम होता है, झूठे वादे करना, झूठे प्रलोभन देना। ये जनता को समझना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा। आज अपराधीकरण इतना हो गया सभी पार्टियों में, अपराधीकरण, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, अपराध कितनी गति पे है। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि अपराधी व्यक्ति का, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, उसका एक सामाजिक बहिष्कार करना होगा। हम सबको जागरूक, आम जनता को, नेता तो जागरूक नहीं होते, वो सिर्फ बताते हैं, एसी में बैठ के अच्छी बातें करते हैं, 2 मिनट के लिए प्रोटोकॉल के साथ आएंगे, अपनी बात रखेंगे, चले जाएंगे। जिस समाज का जो नेता है, उस समाज के कुछ लोग, 500 लोग, 1000 लोग, वो उनका जिंदाबाद नारा लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, चले जाएंगे। बशर्ते आम जनमानस को ये सोचना पड़ेगा कि हमको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हमको वोट नहीं देना है। कोई भी व्यक्ति, हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी बेकार, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अच्छा ईमानदार अगर व्यक्ति अगर कोई आता है तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर अगर आता है तो इसलिए कि उसकी वो सोच होगी। आज तो ये कंडीशन हो गई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके ऊपर जितना अपराध है वो उतना अच्छा नेता है, जिसके ऊपर जितना अपराध है उतना अच्छा नेता है। तो हम सबको एक जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 90% ज़्यादा तक लोग जो है जागरूक हो गए, बस अब तक चुनाव आते आते एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है, एक ऐसा माहौल, हिंदू मुस्लिम जाति मानसिकता, ऐसे कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिया जाता है कि वो जाति में बढ़ जाते हैं। तो हम सबको जाति के आधार से हटना होगा। विकास, रोजी रोटी के मुद्दे पे, जाति मानसिकता, मंदिर मस्जिद, इन सब मुद्दों को छोड़ के एक जो है ईमानदारी से रोजगार। आज हमारी देश की स्थिति क्या है, सभी लोग देख रहे हैं कि देश की स्थिति ये स्थिति हो गई है कि अर्थव्यवस्था
की कंडीशन आप देख रही हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार का साधन पैदा हो। एक जो है विपक्ष जो होता है वो पक्ष, जो सत्ता पक्ष में, तो उसको एक रास्ता दिखाता है, और सत्ता पक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। हम लोगों ने नगर पंचायत में अपने अध्यक्षा शिल्पी अग्रवाल का घोर विरोध किया, पर विकास के किसी भी मुद्दे पे हम लोगों ने विकास को निरंतर चलने दिया, इसलिए कि विकास का एक अलग मामला। हमारे कुछ किसी मुद्दे पे मतभेद हो सकते हैं, बशर्ते विकास नहीं रुकना चाहिए। और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम निर्वाचित किस लिए हुए हैं। भाई हमको, जब हम चुनाव में जाएंगे तो जाते समय तो हम लोग चाचा, भैया, भाऊजी, मतलब हर तरीके से बात कह के लोगों को जो तमाम तरीके के आश्वासन देते हैं। नेक्स्ट टाइम जिस दिन भी लोग ये जान जाए कि हम एक लोगों ने राजनीति को व्यापार बना दिया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या भैया आप सभासद हो गए हैं, तो हाँ, अरे पहले आपके पास वो थी, बाइक थी, अब तो 800 कार ले लिए हैं। तो लोगों की ये मानसिकता, राजनीति एक समाज का काम है। हम आप आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आए? हम आप अपने देश को नहीं, अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमारी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, और लोगों को अपने जहन में इस चीज़ को बैठाना पड़ेगा। जाति मानसिकता से ऊपर उठ के, धर्म पार्टी से भी ऊपर उठ के, हम एक पार्टी का समीकरण, जैसे अभी 2022 बहुत दूर है, एक पार्टियां माहौल बना रही है। वो कह रहे हैं कि हम जो है उनका परशुराम जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा देंगे, एक मूर्ति ट्रेंड चल रहा है। हम कहते हैं जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने वहाँ मूर्ति बनाई, हजारों करोड़ रुपए लगा के, हजारों करोड़ रुपए अगर कोई आम किसी फैक्ट्री में, कोई उद्योग में अगर लगाया जाता, कितने लोगों को रोजगार मिलता? तो मूर्ति अगर बने तो उन महापुरुषों की बने जिन महापुरुषों ने देश के लिए कुछ किया है। हम ये नहीं कहते कि मूर्तियां नहीं लगनी चाहिए, मूर्तियां का एक मानक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक छोटी सी भी मूर्ति बना सकते हैं, बशर्ते उसमें धनराशि क्या खर्च हो रही है। जो भी प्लान बनते हैं उसमें सबसे पहले भ्रष्टाचार लिप्त हो जाता है। बाहर की कंपनियां आके काम कर रही हैं, हमारे यहाँ रोजगार का साधन नहीं है, हमारे पास कोई ये प्लान नहीं है। तो हम सबको एक सतर्क हो के, समझदारी से, आने वाले समय में भी या कभी भी, हम तो आने वाले समय की बात नहीं करते, निरंतर हम जिस क्षेत्र में हैं लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, या एक निर्वाचित व्यक्ति होने के नाते, या तो आप जैसे एक पत्रकार के हैसियत से आप हैं। तो हम सब आज ईमानदारी से आप बताइएगा, आप एक सोशल मीडिया के स्तर पे, या आज मीडिया का क्या स्तर रहा है, ईमानदारी से आप बताइए। लोगों का विश्वास खत्म हो गया। पहले अगर कोई भी एक छोटी सी अगर न्यूज अगर निकल जाती थी, लोगों को एक विश्वास रहता था उसके खिलाफ, पेपर में निकल गए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज ये सोचता है कि अरे पेपर में हमारा नाम निकला है, मतलब उसके अंदर वो लगता है कि पेपर में नाम निकल गया तो हमारी वाहवाही हो रही है। तो पत्रकार की भी है वैल्यू क्या रह गई? प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका क्या स्तर रहा? तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? जी, तो मैं आपको बीच में, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है मीडिया और पॉलिटिक्स का, तो मीडिया तो हमारा क्षेत्र है, हम जरूर जानते हैं इसमें क्या समस्याएं हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स से, तो हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हम अब जाति में बदल गए हैं। राजनीति एक सेवा का संस्था ना होकर राजनीति अब एक अपनी विकास की संस्था होगा, तो ये व्यक्तिगत होगा, ये सामाजिक ना होकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे हमारा अपना व्यक्तिगत ये मानना है, बहुजन समाज पार्टी का जब भी जिला अध्यक्ष कोई बनेगा तो वो दलित ही क्यों बनेगा? समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनेगा। तो मैं यही पूछ रही हूँ, आपने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि किसी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में कोई मुस्लिम क्यों नहीं, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई ब्राह्मण क्यों नहीं? तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि नहीं, आज जो वर्तमान स्थिति है, इसलिए कि हमारा देश, हम पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में एक बड़ा तबका नौजवान का है जो आने वाले समय में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो हम सबको उन नौजवानों को एक गाइडलाइन, एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। आज आईटी सेल के नाम पे सोशल मीडिया पे जो भद्दगी चल रही है, तो हम सबको या सभी लोगों को, जो भी जाति या धर्म के लोग हैं, पहली बात तो मैं जाति धर्म को मानता नहीं हूं, इसलिए कि हर आदमी अपने अपने, हर धर्म अपने अपने धर्म में खुश रहे। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी धर्म के बारे में अभद्र बात कहिए, ना हमारी कुरान कहती, ना आपका गीता कहता है। जब गीता और कुरान ये कहता है कि सब लोग अपने अपने धर्म में खुश रहें,
तो ये नेता कौन होते हैं, हम सबको ये समझना पड़ेगा, इसलिए कि वक्त वक्त पर ये सब हमको यूज करते हैं। एक मोटी मोटी सी बात कहते हैं, वर्तमान समय में आलू होता है, उस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद मुसलमानों को आलू समझा गया। सेकुलर के कुछ ठेकेदार समय समय पे, जैसे किसी भी सब्जी में आप आलू को मिला के खा सकते हैं, उसी तरीके से समय समय पे खास तौर से माइनॉरिटी के मुसलमान के लोगों को यूज किया गया। एजुकेशन की ओर उनको नहीं लेके जाया गया, एक रोजगार का साधन ना दिया गया। समय आने पे सभी लोग सेकुलर का मखौटा लगा के, आज क्या अपराधीकरण किस पार्टी में नहीं है, आप चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कहते सब है, मानते कोई नहीं। तो जनता को अब मानना पड़ेगा, इसलिए कि वो उनकी तो अपनी ये पार्टी है, वो तो अपने तरीके से करेंगे, बशर्ते जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए कि हम सबको ही अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि निर्वाचित या सभासद सामाजिक होने के बाद सबसे पहले हम एक इंसान हैं, एक मानव हैं। मानव धर्म हमारा क्या कहता है, हमारा गीता, हमारा कुरान क्या कहता है, हम उसको पालन करें और समाज के अंदर जो है एक अच्छा संदेश दें, लोगों को जागरूक करें कि जाति के आधार पर हम वोट नहीं देंगे, हम पैसे के नाम पे वोट नहीं देंगे, हम अपराधी को वोट नहीं देंगे। जिस दिन अपराधियों को वोट देना बंद कर देंगे उस दिन हमारा देश आज आप अपने विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर आप देख लें अपराधी कितने हैं, उसका कारण क्या है। लोग अपराध की बात मंच तो बड़ी बड़ी करते हैं, बशर्ते जब आ जाता है तो वो अपराधी जिसके खिलाफ, और अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार की ये कंडीशन हो गई, जिसके साथ जितना राइफल वो उतना अच्छा नेता, जिसके खिलाफ जितना मुकदमा उतना अच्छा नेता। मतलब ये स्टेटस मेंटेन मतलब करने की एक वो हो गई है। कोई भी हमारे, हाँ, हमने कुछ समय पहले जमुना पार से एक कांग्रेस से वो लड़े थे प्रोफेसर अमरनाथ मिश्रा जी, जो एग्रीकल्चर से प्रोफेसर रहे, और दरअसल हमारा थोड़ा सा उठना बैठना भी था। हमें बड़ा तकलीफ हुआ कि जो अगर वो प्रोफेसर चुनाव हार गया, वो डॉक्टर चुनाव हार गया, तो जब डॉक्टर और प्रोफेसर चुनाव से बाहर चले जाएंगे, अपराधी आएंगे, तो अपराधी वहाँ हमारी पंचायत में हमारे लिए क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले अपराधीकरण और जातिकरण पे एक जागरूकता आम जनमानस के बीच में लानी पड़ेगी कि कोई भी ब्राह्मण बाहुल एरिया में कोई मुस्लिम चुनाव जीते तो उस दिन मैं समझूंगा कि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। किसी मुस्लिम बाहुल एरिया से कोई किसी जो है ब्राह्मण को चुनाव जिताया जाए, मैं समझूंगा कि ये प्रजातंत्र है। इसलिए कि प्रजातंत्र एक जाति समीकरण के आधार पे सभी पार्टियां जाति के आधार पे टिकट देती हैं, उसी जाति आधार पे लोग बढ़ जाते हैं। ये वही आने वाले समय में नुकसान होता है भाई। जब जाति के आधार पे आप टिकट देंगे, जाति के आधार पे वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा, तो खास तौर से उसी कम्युनिटी या उसी पार्टी के बेसिस पे वो काम करेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम निर्वाचित हुए, जैसे हमारा 2 बार का कार्यकाल रहा, ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद रहा कि इस बार मेरे खिलाफ मेरे ही वार्ड का कोई व्यक्ति चुनाव में नहीं लड़ा। उसका कारण क्या रहा कि सब समाज की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलने की बात करनी चाहिए। तो आज कंडीशन ये हो गई है कि लोग बात करते हैं मगर करते नहीं हैं। सर, कोरोना आ गया बीच में, तो ये आपके विकास में कितना रुकावट बनी, कैसे आपको डील किया, क्या आपने डील किया, क्या क्या समस्याएं आई आपको? कोरोना कार्यकाल में, कोरोना के समय में, इस महामारी के समय में सरकार ने जो हम लोगों के साथ, खास तौर से चुनी हुई संस्था के साथ में जो किया वो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए उसी समय सरकार द्वारा हम सबको या पूरी कमेटी को इस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया गया कि हम लोगों ने नगर पंचायत में लोगों की हम लोगों ने मदद ही नहीं कर पाई। उसी समय सारे खाते सील कर दिए गए, जो प्रस्तावित काम थे उस प्रस्तावित काम को भी बंद कर दिया गया, पूर्व के सारे टेंडर बंद कर दिए गए। जो कि हमारी एक सबसे तेज-तर्रार सभासद आरती खुशवाहा जी, जो निर्विरोध चुनी गई, जिला योजना कमेटी की सदस्य भी हैं, वो उच्च स्तर तक इन बातों को रखें कि ताकि उन्होंने इस बात को जिला योजना कमेटी के उसमें भी रखा बैठक में कि इस समय वर्तमान समय में महामारी को देखते हुए आप जो है हमको जो है हमारी पूरी कमेटी को स्वतंत्र कर दें ताकि हम सब जो है लोगों को मदद कर सके। उस समय में भी सरकार ने भी कोई भी मदद हमारी नहीं की। वर्तमान जो है डीएम या तो नगर आयुक्त, इन लोगों ने ये काम किया कि हमारी धनराशि वो हैंडओवर कर लिया, उसमें हमारे अध्यक्ष का और वह अधिशासी अधिकारी का खाता सील कर दिया गया। यहाँ से सारा विकास का जो भी पैसा है वो लेके चले गए वो।
तो उस समय हम लोगों की मदद नहीं कर पाए। तो राजनीति के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से बताया, थोड़ी बातें कर लेते हैं विकास की। अक्सर आपके नगर पार्षदों की थोड़ी अनबन रहती है अध्यक्ष जी से, जी क्या कहेंगे आप? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात दरअसल 2017 में मैं निर्वाचित हुआ। हम सब लोगों ने विपक्ष का रोल शिल्पी अग्रवाल के खिलाफ किया, इसलिए कि उनका काम थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं था। और रही बात आप अगर विकास की करती हैं, तो जो हम तो ये दावे के साथ कह सकते हैं, या पूर्व अध्यक्ष रहे हों श्री राम लखन यादव जी, या वर्तमान अध्यक्ष शिल्पी अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो भी, या हमारी सभासदों की टीम के द्वारा जो भी काम किए गए वो नगर के हित के लिए किए गए। अगर हमें अवसर अभी मिलता है तो नगर पंचायत को सुचारू रूप से एक एक गली में जो भी हम जनता से वादा करके आए हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा विकास पे रहता है। जी जी। तो अगला क्वेश्चन भी तो विकास पे ही कर लेते हैं जी। कि आपका वार्ड, आपका क्षेत्र जी। प्रयागराज शहर में आता है, जी, इसके जी। अंतर्गत आता जी। है, तो शहर जैसा विकास हो पाएगा? शहर जैसा विकास हो गया है। हो ये शब्द तो हम मैं आपको आते समय जी, जी, जी। अभी मैं थोड़ा सड़कों को देखी, थोड़े जी। नाले देखी, थोड़ी जी। सफाइयाँ देखी, जी, जी। तो थोड़ा अंतर तो मुझे नहीं, दिखा। दरअसल आपने जहाँ देखा होगा जी। वो क्रिया योग आश्रम के पास से ही वो हमारी जो है नगर पंचायत की वो बॉर्डर शुरू होते हैं, तो वो ग्राम सभा में आते हैं। अच्छा। तो हमारा दरअसल हम लोगों ने जो जीटी रोड पे अपना स्वागत बोर्ड लगाया है वो हम लोगों ने ग्राम सभा में लगाया है। तो आपने जो भी देखा होगा वो ग्राम सभा के अंतर्गत देखा। हमारी नगर पंचायत के अंदर आप चलेंगी, स्वच्छ भारत के मिशन के तहत हमारी अध्यक्ष जो शिल्पी अग्रवाल थी, उनके आदेश के अनुसार वह हमारे जो है अधिशासी अधिकारी जेपी मौर्य जी स्वयं जाकर सफाई का मौका मुआयना करते हैं, देखते हैं। हमारी सभासदों की एक टीम है जो विजिट करती रहती, समय समय पे देखती रहती। निगरानी समिति एक बनाई गई, निगरानी समिति खास तौर से जो तो महामारी को देखते हुए। सर, बीच में थोड़ा, तो आप काशीराम आवास के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ की तो सड़कें अभी भी लग रहा है जैसे 10-15 साल पीछे हैं। ये मुद्दा आपका बहुत ही अच्छा है जी। और ये इसमें बहुत सारी कमियां हैं, दरअसल ये काशीराम और सरस विहार में यहाँ हुआ क्या कि पहले उसके सामने आप देखेंगे वो सरस विहार की बिल्डिंग है, उसी के सामने आप देखेंगे काशीराम की, तो उसी में दोनों समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ अच्छे लोग रहते हैं, इसमें कुछ जो है गरीब बेचारे रहते हैं। जी। उसमें हुआ क्या, वो अभी हैंडओवर नहीं हुई, वो अभी ठेकेदार के ही अंडर में ही है। एडीए से अभी हैंडओवर नगर पंचायत को नहीं हुआ, उस पर हमारी निगाह बनी हुई है। वहाँ पे टोटल उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उस पर हम लोगों ने शिकायत एडीए के बीसी साहब से हमने की है कई महीनों पहले, और वर्तमान पे हमारी निगाह उस पर बने रहती है। समय समय पे सफाई अभियान वहाँ चलाते रहते हैं। कंडीशन ये है कि अभी वहाँ मेंटेनेंस लगभग 50% होना है, हुआ नहीं है, होना है, इसलिए कि उस पर जो है वो बात आपकी सत्य है कि वहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। उसी को देखते हुए उसके बगल में हम लोगों ने एक जो है सामुदायिक शौचालय इसलिए बनवाया गया कि ताकि नीचे में जो है वो भर जाता है, तो उन्हीं के जो है देखते हुए उसके बगल में एक नया शौचालय बनाया गया, तब वो 1-2 दिन के अंदर उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जी। तो पुरानी पानी की सप्लाई के अलावा आपके यहाँ और कोई नया निर्माण नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ दो ऑलरेडी, एक अभी नया टेबल भी लग गया। अच्छा। और अभी उसी काशीराम के कॉर्नर पे जहां आप देख के आई होंगी, अभी उसका जो है कनेक्ट नहीं हुआ, निरंतर जो है अभी अभिलाषा जी ने उसका उद्घाटन भी किया था, जो कि वो नगर पंचायत का काम था। अभिलाषा जी ने वहाँ के उसका उद्घाटन भी किया था, वो जो है नगर पंचायत और खास तौर से वो हमारे सभासदों की पूरी टीम और हमारी अध्यक्ष की अगुवाई में वो प्रस्तावित काम है। तो आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, कोई ऐसा मुद्दा आप खुद से कहेंगे या पॉइंट ऐसा बताएंगे जो आपको लग रहा है कि हमसे छूट गया है विकास के बारे में? हम तो यही चाहेंगे कि कोर्ट या सरकार हम लोगों पे एक कमेटी को बहाल करे, जो हम लोगों ने वादा किया उस वादे पे हम अपने जनता के लिए खरे उतरें। चुनाव लड़ना, हारना, जीतना एक अलग बात होती है, कम से कम अगर हम कभी फ्यूचर में अगर हम चुनाव के लिए लेके जाएं तो कम से कम जनता हमको जो है समझे। इसलिए कि अभी हम लोगों ने जो है पूरा काम नहीं किया है, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी हमारे पास समय भी जाता है। और जिस तरीके से सरकार ने पूरी कमेटी को भंग करने का काम किया है, न्यायालय अब गए हैं, न्यायालय से देखते हैं जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य है, न्यायालय का फैसला। तो आप हमारे अभी आप देख रहे थे मोहम्मद नाज जी को, जिन्होंने राजनीति हो या विकास हो
जनता से किए गए वादे हो, हर चीज़ पर अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा, बखूबी रखा। देश के लोकतंत्र के बारे में बोला और देश के आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के बारे में बोला। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के बारे में और भी जानने के लिए और इनकी इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए